20 साल पहले फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा, तो क्या कोई ब्लॉकेट मिला था वहाँ पे? लोगों ने काफ़ी चीज़ें बोली कि भाई ये बिल्कुल गलत है, ये क्या दर्जियों का काम है। ये जो अरेबिक फैशन जो हम बात करते हैं, तो वो बहुत सारे हम मुगलिया ड्रेसेस देखते हैं, तो वो क्या अरेबिक है या वो डिफरेंट है या पर्शियन है? इंडो अरेबिक एंड इंडो वेस्टर्न, जी। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे लड़कियों के लिए अभी कितने चैलेंजेस हैं जो एंट्री लेना चाहती है फैशन में? और लड़कियां जो करना चाहती हैं उनको करने नहीं दिया जाता। जी। फाउंडेशंस हैं, हिजाब में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैंने एक सैम्पल बनाया और जो हमारी सीनियर थी मैं उनके पास लेके गई अप्रूवल के लिए, तो उन्होंने सैम्पल को देखा और देखने के बाद उन्होंने लिटरली ऐसे उठाया कि व्हाट इज़ दिस एंड अब तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने सैम्पल लिया और ऐसे मेरे मुंह पे फेंका। उस एज में बस मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने कहा कि डिज़ाइनिंग किसको कहते हैं, एक दिन प्रूफ करूँगी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप सलमान खान बनना चाहते हैं। जी बिल्कुल सच है जी। ये है? कहानी है, मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो कोई ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जिसको आपको लगे कि इसको मैं इंडो अरेबिक दूंगी तो बहुत अच्छी लगेगी? जी, मेरे माइंड में माधुरी दीक्षित जी है। अस्मा एक कैंसर सर्वाइवर हैं, जो इनकी ज़िंदगी में वो बदलाव हुआ, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वो अपना स्ट्रगल और अपना जो आपका जो एक ग्रिट था, जो कमिटमेंट था आपका ज़िंदगी को लेकर, मैं चाहता हूँ कि वो आप ज़रूर शेयर करें। इट वॉज़ वेरी हैवी डे फॉर मी जिस दिन ये डायग्नोज हुआ मुझे। इससे बुरा वक्त भी मेरी लाइफ में आया, इससे 10 साल पहले 2011 एंड आफ्टर दैट 2021। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने मुझे बताया था कि 21 महीने का वो एक पीरियड था जब आप रेडियोथेरेपी के लिए, कीमो के लिए आप तनहा जाती। मैं परेशानियों से घबराती नहीं हूँ बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। कभी लगा कि मतलब कहीं से अस्मा कमज़ोर पड़ गई है? बिल्कुल भी नहीं। गिरते हैं शहसवार वॉरियर, मैदान जंग में वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आदाब। मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि इस बार मैं पॉडकास्ट में किसे बुलाऊं, किसे इनवाइट करूं। फिर मैंने ये देखा कि आजकल हिजाब, पर्दा, सोसाइटी, मुआशरे, इन सब को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्सी है। और एक चीज़ ये कह दी जाती है अक्सर कि जो लड़कियां हिजाब में हैं, जो पर्दे में हैं, वो तरक्की की राह में हिजाब या पर्दा जो वो रुकावट है। ज़ाती तौर पे ये मान के चलता हूँ मैं कि अगर आपके अंदर कमिटमेंट है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, हौसला है, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैंने सोचा कि आज एक ऐसी शख्सियत को बुलाऊं जिन्होंने वो तमाम दौर देखे हैं और एक सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर हैं, जो आज से आप 15-20 साल पहले सोच नहीं सकते थे कि एक मुस्लिम लड़की फैशन इंडस्ट्री में आए, फिर एक नाम रोशन करे, अपना ब्रांड लेकर आए, लेकिन उन्होंने वो किया। तो उनके घर का माहौल कैसा था? क्या ऐसी कोई रुकावट आई? और फिर जब इंडस्ट्री में आई तो क्या क्या मुश्किलें आईं या नहीं आईं? तो मैं चाहता था कि उनकी पूरी कहानी मैं आप लोगों से शेयर करूं, ताकि वो लोग जो ये कहते हैं कि हिजाब वो आपकी तरक्की में रुकावट है, तो शायद उनकी आंखों पे पड़ा हुआ ये पर्दा हट जाए। मेरे साथ आज हैं अस्मा गुलजार, जो एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बेहद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नमस्कार। हाँ, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जब आपने 20 साल पहले फ़ैशन इंडस्ट्री में कदम रखा, तो क्या कोई ब्लॉकेट मिला था वहाँ पे, या कुछ कहा गया था कि अरे नहीं नहीं, यहाँ कहाँ जा रही हो, तुम एक मुस्लिम लड़की हो, कहाँ फैशन में जा रही हो, ऐसा किसी ने कहा था आपसे? जी बिल्कुल, द एज ऑफ 17 आई वाज स्टार्टेड माय वर्क। और उस ज़माने में 20 साल पहले बहुत मुश्किलें आई जब मैं ये शो करना जब मैं ये फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी, तो फैमिली में, ख़ानदान में लोगों ने, बिकॉज़ आई बिलॉन्ग्स टू स्मॉल टाउन, सो लोगों ने काफ़ी चीज़ें बोली कि भाई हमारे माशरे में लड़कियां फ़ैशन लाइन में नहीं जाती हैं और ये बिल्कुल गलत है और ये क्या दर्जियों का काम है, सुई धागे का काम है। वो सारी चीज़ों को फेस किया, बट मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ये भी चीज़ आई कि भाई मुझे दिल्ली से मैंने डिग्री कोर्स किया फैशन डिज़ाइनिंग, तो आप दिल्ली, हमारे ख़ानदान में लड़कियां नहीं जाती, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाइए, आपको नहीं करना ऐसा। तो लेकिन सारे चैलेंजेस फेस किए मेरी फैमिली ने और मुझे जो मैं चाहती थी वो मुझे करने दिया, उसकी फ्रीडम दी मुझे। और
मैं आज अपनी फैमिली के सपोर्ट से सक्सेस हूँ। तो आपको लगता है कि 20 साल पहले जो आपने सोचा था, जो ख्वाब देखा था आपने अपने करियर को लेकर, आज आप उस मकाम पे हैं जो सोचा था, या आपको अभी लगता है कि अभी बहुत बहुत कुछ करना है जी, अभी? मैं बहुत ऊपर वाले का करम है कि जो मैं चाहती थी हुँ, वो अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया और आज मेरा एक नाम है, मेरे ब्रांड को सब लोग पहचानते हैं हुँ। और बहुत इज़्ज़त से मुझे प्यार से मेरे नाम को जाना जाता है। अच्छा, आप बता रही थी मुझे कि आप इंडिया की पहली डिज़ाइनर हैं जी। जिसने अरेबियन अ, डिज़ाइन को इंडो इंडो अरेबियन, बेसिकली इंडो अरेबिक डिज़ाइन लेकर आई थी। तो ये आपके मुस्लिम होने का फ़ायदा था, अरेबियन कल्चर को लेकर आना, या आपकी क्रिएटिविटी थी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम होने का हुँ, था, कोई भी अपनी क्रिएटिविटी किसी भी फ़ील्ड में हुँ, कर सकता है बिकॉज़ मैंने अपना काम मेरा जो है डेस्टिनेशन दुबई हुँ, मेरा फ़ेवरेट डेस्टिनेशन है। हुँ, तो मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड माय वर्क फ्रॉम देयर। फर्स्ट जैसे ही मैंने अपना 2008 में अपना लेबल लॉन्च किया, जी, सो मैंने अपनी फर्स्ट एग्ज़िबिशन दुबई में की एंड दाव पैलेस में मेरा छोटा-सा एक शो था, जो बहुत सक्सेसफुल गया और मैं वहाँ की वेडिंग्स और ये सब अटेंड करती रहती थी, तो हुँ, वहाँ से मैं इन्फ्लुएंस हुई। तो आई टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर हुँ। वहाँ की वेडिंग रॉयल वेडिंग्स और जो मैंने अपने इस इंडो अरेबिक कलेक्शन में हुँ। क्रिएट किया। ये जो अरेबिक फ़ैशन की जो हम बात करते हैं, तो क्या ये जो मुग़ल का हमारे यहाँ पूरा एक ट्रेंड रहा है, जी। मुग़लिया ड्रेस, जब हम किसी म्यूज़ियम में जाते हैं तो वो बहुत सारे हम मुग़लिया ड्रेसेस देखते हैं, तो वो क्या अरेबिक है या वो डिफरेंट है या पर्शियन है वो? जी नहीं, वो हमारा जैसे मैं फ्यूजन में हूँ। हुँ, इंडो अरेबिक एंड इंडो वेस्टर्न जी, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, जी, बट मैं फ्यूजन में हूँ जैसे कि जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया दैट टाइम आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन नोबेलिटी एंड रॉयल्टी। जी। वैसे ही मैंने अरब कल्चर से चीज़ें हुँ, रॉयल्टी जो वहाँ की रॉयल वेडिंग्स, रॉयल गाउन्स वगैरह होते थे उनसे हुँ, इंस्पिरेशन ली हुँ, और अपने ये कलेक्शन को लॉन्च किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ फर्स्ट डिज़ाइनर इन इंडिया जो हुँ। इंडो अरेबिक थीम को मैं लेके आई। वेरी गुड। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि जो मेरी पहली मुलाकात थी अस्मा से, वो लंदन में हुई थी, आई थिंक 7-8 साल पहले। और जी, 2018 में। और वहाँ पे इनका एक फ़ैशन शो था, एंड यू वोंट बिलीव कि इंडो अरेबिक स्टाइल में जो फ़िरंग जब तालियाँ बजा रहे थे, तो मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा था, बीइंग एन इंडियन, कि जब आप अपना लिटरली कहते हैं ना, आप झंडा गाड़ के आ जाना। तो इसलिए मैं बहुत ज़माने से सोच रहा था कि अस्मा से बात करूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे अस्मा, कि जो अभी हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे लड़कियों के लिए अभी कितने चैलेंजेस हैं जो एंट्री लेना चाहती है फ़ैशन में? देखिए अगर हम अपने माशरे की बात करें तो जी। उसमें लोग अभी भी जो है अवेयर नहीं हैं हुँ, और लड़कियां जो करना चाहती हैं उनको करने नहीं दिया जाता। जी। बाउंडेशंस हैं हुँ, जो कि बिल्कुल गलत हैं और ये बिल्कुल गलत है कि आप अगर हिजाब नॉट मैंडेटरी अगर हुँ, देखिए हर कल्चर में हम सर कवर करते हैं। बिल्कुल। आप अपने सिखों में देखें या हिंदूज़ में भी, हुँ, मुस्लिम्स में भी, तो आप अगर हिजाब में हैं तो हुँ, वो आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर बिल्कुल। आप देखें ईरान की लड़कियां, ईरान हुँ, में अगर आप रेशियो देखें तो हुँ, 90% हिजाबी गर्ल स्कॉलर्स हैं बिल्कुल। कंपैरेटिवली टू यूएस जी। और वो अपना बहुत कुछ हिजाब में रह के बहुत कुछ कर रही हैं। हुँ, तो ये कोई बंधन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। हुँ, आप बहुत हिजाब में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं और जो हुँ, कि हमारी लड़कियां प्रूफ कर रही हैं हुँ। और बहुत अच्छा कर रही हैं अपनी इंडस्ट्री में। मैं चाहता हूँ कि आप उन लड़कियों के चेहरे पर से वो पर्दा हटाइए, जो ये कहती हैं कि अगर लड़कियाँ हिजाब करेंगी, पर्दा करेंगी, तो लिमिटेशंस हैं, वो बाहर निकलेंगी, बहुत सारी मुश्किलें हैं। मेरे ख़्याल से आप जैसी लड़कियाँ उनको ये बता सकती हैं कि हिजाब लगाना, ना लगाना, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ये सोसाइटी को बताना भी ज़रूरी है। कोई ज़बरदस्ती किसी को नहीं कहता है कि आपको हिजाब लगाना है। लेकिन हिजाब कभी भी आपकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं हो सकती है, और ये मेरे ख़्याल से अगर आप जैसे लोग अगर हमारे व्यूवर्स को बताएँ, तो उनके लिए भी एक रोल मॉडल हो सकते हैं कि आप लगाइए, ना लगाइए, आपकी मर्ज़ी है। जी। देखिए हिजाब लगाना जैसे कि मैंने कहा कि वो कोई बाउंडेशन नहीं है। हुँ, अब मैं एक बहुत दीन की अपने दीन से जो शुरुआत करना चाह रही हूँ, हुँ, बताना चाह रही हूँ कि हमारे प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़ बीबी ख़दीजा जो हुँ, कि तिजारत करती थी, हुँ, उन्होंने कपड़ों के काम से स्टार्ट किया। हुँ, तो फर्स्ट
वुमेन Entrepreneurship। एंटरप्रेन्योर हमारे इंडस्ट्री की बिल्कुल। और हमारे माशरे में। हम्म। तो कौन कह सकता है कि जब उन्होंने काम किया तो आजकल तो भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच बिल्कुल। गई है। हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए और हमारे अंदर जो टैलेंट है तो हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उसको प्रूव करना चाहिए। अपने टैलेंट को उजागर करें और अपने अंदर के फियर को निकालें, कॉन्फिडेंट गेन करें और आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता। किसी कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत कहाँ से करें? अगर किसी को फैशन इंडस्ट्री में आना है, किसी ग्रेजुएशन किसी लड़के ने किया है और छोटे शहरों में है, बड़े शहरों में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके यहाँ फैशन स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन अगर कोई छोटे शहर में है, वहाँ के लड़कियों को क्या कहेंगे अगर वो दिल्ली ना अफोर्ड कर सके आना? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है तभी आप कोई डिग्री ले सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बहुत सारी एकेडमीज़ ऐसी हैं जो लोगों ने खोली हैं, जो एफओसी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिग्रीज़ देते हैं, तो आप उनको ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया है तो ज़रूरी नहीं, जैसे कि मैंने आप बिलीव करेंगे कि व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क, सो मैंने एक मशीन से काम स्टार्ट किया है और ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़े स्केल पे उस टाइम भी काम नहीं कर सकती थी। ये किस ईयर की बात कर रही हैं आप? ये आज से समझ लें आप 18 ईयर्स पहले। जैसा कि मैंने आपको बोला 17 साल की एज से काम करी, बट लेबल मैंने लॉन्च किया 2008 में और कॉन्फिडेंस बस जैसे ही मैंने फर्स्ट शो किया तो मुझे लगा कि हाँ आई कैन डू दिस, क्यों नहीं। और मैं ये काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत आगे ले जाना है और मैंने बस ये सोच लिया और वो मैंने करके दिखाया। जी। तो आजकल मेरे ख्याल से आप अगर 17-18 साल पुरानी बात कर रही हैं, तब तो ये था कि आपको फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर, आपको फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है। आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। जी। आप डू इट योरसेल्फ के बहुत सारे DIY जो होते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। तो अगर फ़ैशन की हम बात करें तो जो आजकल आप ट्रेंड देखती हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम एक अलग ही इंडस्ट्री है हमारे यहाँ। तो कोई लड़की अगर आज फ़ैशन में एंट्री करना चाहती है बट उसके पास वो ऑप्शन नहीं है, तो वो सोशल मीडिया में ऐसा क्या करे कि उसका मोनेटाइज़ भी हो जाए उसका काम और फिर उसको वो पहचान भी मिले जो फ़ैशन में उसको मिलनी चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए उसको? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप फैशन इंडस्ट्री के अलावा आप DIY में आप बेकिंग, कुकरी एंड अपना पेज बनाएं और उस पे आप एज ए इन्फ्लुएंसर काम करें। आप अपने डिज़ाइनिंग को सोशल मीडिया पे डालें एंड उससे आपको एक्सपोजर मिलेगा और लोग आपको अप्रोच करेंगे और आपको बिज़नेस मिलेगा। वापस उसी सवाल पे आते हैं, जब आपने कहा कि आपने एक मशीन से स्टार्ट किया, फिर वहाँ से आपकी जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो आगे कैसे बढ़ता गया? मैं चाहता हूँ कि तफसील से बताएं ताकि लोग ये समझ सकें कि क्या क्या मरहले आएंगे आपकी तरक्की में। देखिए, मैं अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आज सबसे शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने मीडिया पे कभी भी नहीं किया। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो उसके बाद देखिए एजुकेशन और डिग्री ज़रूरी है, बट उसके साथ आपको एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने एक्सपोर्ट लाइन में भी काम किया, बाइंग हाउस में भी काम किया, डिज़ाइनर्स के साथ भी काम किया, मनीष मल्होत्रा, ओरिएंट क्राफ्ट और कुछ बाइंग हाउसेस में काम किया, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना था। सो ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप मैंने ओरिएंट क्राफ्ट में मैं एक जो मेरा टर्निंग पॉइंट था जो आज तक मैं कभी नहीं भूल पाती, तो सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में थी। तो बाइंग हाउस के थ्रू एक ब्रांड था लबासा, उसकी मैं सैम्पलिंग कर रही थी और फ्रेशर ही थी तो 5 मंथ्स ही हुआ था, बट तो मैंने एक सैम्पल बनाया और जो हमारी सीनियर थी मैं उनके पास लेके गई अप्रूवल के लिए। तो उन्होंने सैम्पल को देखा और देखने के बाद उन्होंने लिटरली ऐसे उठाया कि इज़ दिस डिज़ाइनिंग, व्हाट इज़ दिस, एंड अब तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, इसको डिज़ाइनिंग कहते हैं। बस उन्होंने सैम्पल लिया और ऐसे मेरे मुंह पे फेंका। अच्छा। सो उस एज में बस मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने कहा कि डिज़ाइनिंग किसको कहते हैं, मैं बताऊँ, एक दिन प्रूफ करूँगी मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ग्लोबली मेरे ब्रांड को लोग जानते हैं
और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था और उसके बाद मैं अपना बेस्ट करती जा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर रही हूँ। तो वो डिज़ाइन जो आपके मुंह पे फेंक कर मारा था आपके मेंटोर कह लीजिए जो भी तो वो वाकई ख़राब था। उसके ऑर्डर्स जब मिले हैं तो आप यू डोंट बिलीव कि वो अप्रूव उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वो सैंपल मेरे मुंह पे मारा एंड उसके बाद उसके ऑर्डर्स मिले विद इन 15 डेज उसी उसी डिज़ाइन के सेम डिज़ाइन के। कितने ऑर्डर्स मिले थे? वो मेरे ख्याल से मिलियंस में होंगे। वाह। जी तो आप उनके पास गई दोबारा बताने के लिए? जी नहीं, नहीं, बदला नहीं लिया आपने? मैं बदला नहीं लेती कभी भी, ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ। जब ऊपर वाला सब कुछ देने वाला है सो हमें किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी आपका बिजनेस जो है वो क्या आपने कितना स्केल अप किया है और किस लेवल पे अभी आप कर रही हैं काम? एक्चुअली आई वाज रनिंग माय 3 स्टोर्स। अभी मैं 2 स्टोर्स चला रही हूँ। दुबई में मेरा डिस्प्ले है एंड लंदन में भी मेरा डिस्प्ले है। बॉम्बे भी मैं बॉलीवुड करती हूँ, जैसे कि बॉलीवुड काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के लिए मैंने काम किया है और मेरे शोज़ होते हैं और मैंने रिसेंटली एकेडमी भी स्टार्ट की है अपनी और इसमें मेरे फैशन शोज़ एंड एग्जीबिशंस ये सारे मैं आप अपने टाइम टू कुछ टाइम होते रहते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का नाम बताना चाहेंगे? जी मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है एंड वेब सीरीज़ के लिए भी काम किया है। मलाइका अरोरा, सेलिना जेटली, लोपामुद्रा, पूजा बत्रा एंड काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के लिए मैंने काम किया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप सलमान खान बनना चाहती हैं? जी, जी, बिल्कुल ये क्या सच है कहानी जी। ये क्या कहानी ये है? कहानी है, मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जस्ट जी। इसलिए नहीं कि वो एक बड़े एक्टर हैं। मैं उनकी कुछ चीज़ों से बहुत इन्फ्लुएंस हूँ कि वो अपनी अर्निंग का 90% चैरिटी करते हैं और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तूने मुझे बहुत कुछ दिया, नेम, फेम सब कुछ, बट मैं सलमान खान बनना चाहती हूँ कि मैं अपनी अर्निंग का एटलीस्ट 90 नहीं तो 80% तो करूँ। जी। ये मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा शायद आपको एक्टिंग का शौक है, जी तो आप नहीं, चैरिटी तक आ गई हैं आप। मुझे एक्टिंग का जी, बिल्कुल very शौक good. नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड विद माय वर्क। माय दैट पैशन इज़ माय फैशन। तो बस उसी से मेरी पहचान है और मैं इसमें खुश हूँ। तो अभी फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? जी, बस मैं टाइम टू टाइम अपने सीज़नल कलेक्शन लॉन्च करती रहती हूँ। रिसेंटली मैंने परफ्यूम लॉन्च किया, फ्रेग्रेंस में मैं काफ़ी स्टडी कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत जल्दी आपको मैं अभी इंडिया में लॉन्च किया, अब दुबई लॉन्च करूँगी। तो आपकी जो ड्रेसेस हैं इंडो अरेबिक जो फ्यूजन है, उसमें आपका अपना इनपुट, अपनी क्रिएटिविटी आपने उसमें क्या ऐड की जो आपको एक डिफरेंशिएट करता है दूसरे डिज़ाइनर से? देखिए, इंडो अरेबिक थीम इंडिया में अननोन था, अननोन लेस था। अननोन था पहले। जी, और यहाँ लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इट्स विद द टर्बन। सो आप साउथ अफ्रीका साइड देखें तो इट्स टोटली साउथ अफ्रीका में भी वो ट्रेंड चलता है, हमारे गल्फ में भी वो चलता है। सो समटाइम्स यू कैन वेयर विद द टर्बन, समटाइम्स यू कैन वेयर विदाउट द टर्बन, यू कैन वेयर द शैला और आप उसको अपने दैट्स अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टीम अप। सो वहाँ के जो क्लोथ्स होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर, इंडिया का टेम्परेचर, जी। यहाँ का जो वेदर है वो डिफरेंट होता है, तो उसको आप कैसे बैलेंस करती हैं अपने फैशन में, अपने अपने कलेक्शन में? एक्चुअली देखिए, हर कंट्री का जो है ट्रेंड अलग होता है। डिज़ाइनर इज़ अ ट्रेंड सेटर, बट हमें उस चीज़ को बहुत ध्यान देना होता है कि वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोगों की फिजिक कैसी है, वहाँ के लोगों की हाइट बिल्ड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग। जैसे अब इंडिया में हम हमारी स्टैंडर्ड साइज़ है, यूके का स्टैंडर्ड साइज़ है, यूएस का स्टैंडर्ड साइज़ है, गल्फ में साइजेस अलग चलते हैं एंड वहाँ का वेदर, वहाँ के अकॉर्डिंग ही हम एक डिज़ाइन जो है क्रिएट करती है। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं या किसी फेमस मॉडल की बात करूं, तो कोई ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो जिसको आपको लगे कि इसको मैं इंडो अरेबिक दूंगी तो बहुत अच्छी लगेगी, जिसको आप डिज़ाइन करना चाहें, कोई है ऐसी आपकी फेवरेट? जी, मेरे माइंड में माधुरी दीक्षित जी हैं। अच्छा। जी, मुझे लगता है शी कैरी ईच एंड एवरीथिंग वेरी ग्रेसफुल और वो किसी भी आउटफिट में बहुत अच्छे से जेल कर लेती हैं, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे इंडो वेस्टर्न हो या हमारा इंडो अरेबिक हो। माधुरी दीक्षित को आप उनके लिए डिज़ाइन करना चाह रही हैं। जी। अच्छा, ये बताइए, जो फैशन की जो हम बात करते हैं, सो
चूँकि आप दुबई में शोज़ करती हैं, आपका वहाँ पे स्टोर भी है, सो दुबई का फ़ैशन बहुत हाई एंड है। जी, सो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ की रेंज डिफरेंट होगी। जी, आप जब इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे हम बहुत डिफरेंट, हमारे यहाँ एक कैटेगरी है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, अपर क्लास। सो दुबई के फ़ैशन में और जो कलेक्शन आपका इंडिया में है, दोनों में कितना आपको डिफरेंस नज़र आता है? या इंडिया में ज़्यादा कल्चर है इस आपके ड्रेसेस का, या बहुत ही नीश आपके पास क्लाइंटेल है? देखिए मेरे पास नीश क्लाइंटेल भी है, हर तरह का क्लाइंटेल है। हुँ, इंडिया में जो मैं डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ वो डिफरेंट होता है। हुँ, अरेबिक कल्चर इज़ डिफरेंट, वो हुँ, यहाँ पर नहीं चलता। लोग गाउन्स पसंद करते हैं, जी, बट उसमें जो इंडो अरेबिक थीम के जो हमारे वो आप कॉकटेल गाउन्स कह लें, रेड जी, कार्पेट गाउन्स कह लें, हुँ, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। हुँ। कुछ मिडिल क्लास के लिए कुछ प्लान कर रही हैं आप? जी, मिडल क्लास के लिए भी मेरा कलेक्शन होता है। ऐसा नहीं हुँ, है कि वो एक नीश क्लाइंटेल, एक पर्टिकुलर एक क्लाइंट के लिए ही मैं अपने डिज़ाइन्स बनाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ। तो अगर हमारे किसी व्यूअर को अगर आपका कलेक्शन देखना हो, जी। और जो किसी छोटे शहर में है, कहीं भी हैं, तो आपका कलेक्शन कैसे देखें वो? ये कलेक्शन मेरे सारा इंस्टाग्राम मेरे पेज में है और मैं जी, टाइम टू टाइम मेरी एग्ज़िबिशन्स होती रहती हैं। हुँ। सो आप ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, मेरे पेज के थ्रू। अभी मुझे बताइए कि जो आपका तकरीबन 20 साल का करियर हो गया है, फ़ैशन में आपने बहुत कुछ किया है, अपना फ्रेग्रेंस भी आपने लॉन्च कर दिया, इंडिया, लंदन, दुबई, सऊदी अरेबिया, सो आप ग्लोबल ब्रांड बन गई हैं आज की तारीख़ में। कुछ ऐसी चीज़ रह गई है जो अभी अस्मा को लगता है कि ये अभी कसक है, ये करना है मुझे? जी। देखिए इंसान की ख़्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं जी, होती बिल्कुल। और उसको मेरी तो हर रोज़ बदलती रहती रोज़ हैं। बदलती रहती हैं। जी, अगर आपको इतना अचीव कर लिया तो फिर और ऐसा होना भी चाहिए मुझे बिल्कुल। लगता है। और अब और करना है। अब ये किया, अब उससे आगे करना है। अब ये राइट। किया और उससे भी आगे करना है और हुँ, मेरे ख़्याल से सबकी ऐसी सोच होना भी चाहिए, तभी हुँ। आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं व्यूअर्स को बताऊँ कि जब हम किसी सेलिब्रिटी को या किसी पर्सनैलिटी को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो लगता है कि जो दिखता है, वही सच है। उनके सक्सेस के पीछे उनका स्ट्रगल, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, अ, किसी को पता ही नहीं होता है। हम बिल्कुल अंधेरे में होते हैं। और मैं क्यों यहाँ पे ये ज़िक्र कर रहा हूँ कि अभी जितनी देर अभी अस्मा से मेरी बात हो रही है, आपने देखा ये फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, इंडो अरेबिक इनका स्टाइल है, दुबई में इनके स्टोर्स हैं, सऊदी अरेबिया, लंदन, पूरी दुनिया में घूम-घूम कर ये फ़ैशन शोज़ करती हैं। बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ को ये उनके लिए डिज़ाइनिंग करती हैं। लेकिन उन सब के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, और वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लड़ना सीखा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ। आज से 4-5 साल पहले इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सेटबैक लगा था। और वो सेटबैक क्या था, वो अस्मा खुद बताएँगी। अ, मैंने इनसे जानबूझकर कहा था कि ये बात आप व्यूवर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग ज़िंदगी में सिर्फ सक्सेस देखते हैं, सक्सेस के पीछे का स्ट्रगल नहीं देखते हैं। अस्मा एक कैंसर सर्वाइवर हैं। 2021 में जो इनकी ज़िंदगी में वो बदलाव हुआ, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वो अपना स्ट्रगल और अपना जो आपका जो एक ग्रिट था, जो कमिटमेंट था आपका ज़िंदगी को लेकर, मैं चाहता हूँ कि वो आप ज़रूर शेयर करें। जी, एक्चुअली मैं इस चीज़ को मीडिया में बहुत कम शेयर करती हूँ, बट काफ़ी लोग बोलते हैं कि लोग मोटिवेट होंगे हुँ, और सच में वो वाक़ई इट वाज़ वेरी हैवी डे फॉर मी जिस दिन ये डायग्नोज़ हुआ मुझे 2021 21 नवंबर। हुँ, और बस मैं एकदम हार गई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। और एक क्वेश्चन हमेशा होता था, व्हाई मी, व्हाई मी, व्हाई मी। सो डिनायल होता है एक्चुअली जी, शुरू में इनिशियली। सो मैंने कहा कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट मैंने अपने आप को सँभाला। और एक टाइम ऐसा भी होता है, इससे बुरा वक़्त भी मेरी लाइफ़ में आया, उससे 10 साल पहले 2011 एंड आफ्टर दैट 2021, पूरा 10 साल के गैप के बाद। वो ऐसा वक़्त था जिसमें कोई भी बिल्कुल बिखर जाता है। वो टाइम भी मैंने बहुत हिम्मत से और हँस के गुज़ारा। फिर 10 साल बाद मुझे ये डिज़ीज़ डायग्नोज़ हुई। मेरी सर्जरी हुई एंड उसके बाद मेरी फैमिली मेरे साथ, फिर मैंने कि ये मेरी अपनी लड़ाई है हुँ, और मैंने उसको खुद अकेले फ़ाइट किया, हिम्मत के साथ काम किया। उस ड्यूरेशन में भी आफ्टर माय सर्जरी मैं अपने ट्रीटमेंट के टाइम भी मैं काम पे होती थी
और मेरे अपने काम ने मुझे खड़ा किया, हिम्मत दी। माई वर्क इज़ माई पैशन। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दिस इज़ माई स्टेटमेंट कि माई पैशन इज़ माई फैशन। और उसने मुझे स्ट्रांगली खड़ा किया है। और मेरे ख्याल से कि अगर आप में लगन है, और मैंने अपनी विल पावर से, अपने माइंडसेट से इस बीमारी को हराया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, और अल्लाह ने अगर सांसें दी हैं, ज़िंदगी दी है, तो अपना बेस्ट करती जाऊँगी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने मुझे बताया था कि 21 महीने का वो एक पीरियड था जब आप रेडियोथेरेपी के लिए, कीमो के लिए आप तनहा जाती थी। जी। कभी लगा कि मतलब कहीं से अस्मा कमज़ोर पड़ गई हैं? बिल्कुल भी नहीं लगा। मतलब शुरू में ये होता था कि बस मैं जाती थी और अपने वहाँ पेशेंट्स जो होते थे वो दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग। मतलब छोटे-छोटे बच्चे जो कैंसर सर्वाइवर थे, तो मैं अपना देखती थी तो मुझे थोड़ा-सा डिप्रेशन होता था। फिर मैं अपना हेडफ़ोन लगा लेती थी और बस सर नीचे करके अपनी दुआएँ पढ़ती रहती थी और मोटिवेशनल स्पीचेस सुनती रहती थी। और बस मैंने कहा, अगर तूने दर्द दिया है तो तू ही निकालेगा। और उस वक़्त को आज मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ, मुझे याद भी नहीं है। और मुझे लगता है कि खुदा की मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ और सब कुछ नॉर्मल चलता है, तो मैं रब से कहती हूँ, नॉक नॉक, कहाँ हो भई? क्या बात है, आजकल कुछ प्यार कम है आपको मुझसे? तो मैं परेशानियों से घबराती नहीं हूँ बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से निकल चुकी हूँ जो जिसमें इंसान बिखर जाता है। तो बाकी राइट लेफ्ट छोटी-मोटी चीज़ें आती रहती हैं, उससे क्या डरना? बिल्कुल भी नहीं डरती। मैं इसीलिए ये एक चीज़ आपसे और कहना जी, चाहती हूँ प्लीज़। कि मेरी मदर इन लॉ, वो बहुत जो कहते हैं कि बोल्ड लेडी थी। हुँ, वो हमेशा, अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमेशा ये कहती थी कि एक औरत एक मुल्क बना सकती है, लेकिन ये मैं कहती हूँ कि एक औरत एक मुल्क नहीं, 1000 मुल्क बना सकती है। अगर उसमें टैलेंट है, लगन है, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। मैं जानबूझकर चाह रहा था ये स्टोरी आप बताएँ, हालाँकि आपने पहले मुझे मना किया, लेकिन मैंने ज़िद की आपसे कि आप ये स्टोरी मेरे व्यूअर्स ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम लोग ना बहुत छोटी-छोटी परेशानियों में हिम्मत हार जाते हैं। हमें लगता है कि अरे यार, व्हाई मी? और इस तरह की बीमारी जब होती है तो हमको सबसे पहले तो हम डिनायल मोड में रहते हैं कि अरे, मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ क्यों हुआ? वगैरह, वगैरह। तो मैं यही चाह रहा था कि जब किसी की आप सक्सेस देखते हैं तो उस सक्सेस के पीछे जो स्ट्रगल होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता है। जो उन्होंने ज़िक्र किया 2011 का वाक़या, क्या आप वो ज़िक्र करना चाहेंगी? जी, मैं नहीं करना चाहूँगी। चलिए, बस वो, उससे बड़ा सेटबैक नहीं हो सकता। सेटबैक कोई हो ही नहीं सकता। हुँ। उससे बड़ा लॉस किसी भी माँ के लिए हो ही नहीं सकता। मैंने अपने कैंसर को यही किया, कैंसर क्या है? कुछ नहीं है। उससे बड़ी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती जो मैंने खोया है। तो बस वो बुरा दौर था, बहुत बुरा वक़्त था। फेलियर इंसान को स्ट्रगल बहुत कुछ सिखाता है इंसान को, मुझे लगता है ऐसा। और शायद इसीलिए हम ज़िंदगी में उस मकाम पे पहुँचते हैं जहाँ पे लगता है कि ऊपर वाले ने शायद यही सोचा था हमारे लिए। जी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ कि जब आप स्ट्रगल करके बहुत कुछ खोकर जब आगे बढ़ते हैं तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता इनफैक्ट। जी। फिर जो आपको मिल रहा है वो लगता है बोनस है। बहरहाल मैं चाह मुझे नहीं रहा लगता है था अगर कि इंसान की ज़िंदगी में इम्तिहान ना हो और आज़माइशें ना हों, प्रॉब्लम, तो मेरे ख़्याल से वो तरक्की कर ही नहीं सकता और अच्छे बुरे की पहचान उसको हो ही नहीं सकती। हुँ, और उस टाइम अगर आप हिम्मत हार गए, हुँ। तो मेरे ख़्याल से फिर आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। ये तो आपके पर्सनल लॉस है। कभी आपको अपने करियर में, अपने प्रोफ़ेशन में ऐसा लगा है, कोई ऐसा मेजर सेटबैक, कोई फेलियर जिससे आपने सीखा और फिर आगे बढ़ी? कि देखिए, जब आप कोई काम करते हैं, हुँ, तो ऐसी सिचुएशंस अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। हुँ, तो मैं अपनी ग्रैंड मदर जो मेरी थी, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। वो हमेशा कहती थी कि आपको अपनी सक्सेस पे और अपने फेलियर पे, दोनों पे काम करना आना चाहिए। हुँ, तो मैं दोनों पे काम करना बखूबी जानती हूँ, हुँ, क्योंकि इतना लंबे टाइम से जब आप काम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। हुँ, तो द वे मैं जिस तरह से
डील करती हूँ, जिस तरह से मुझे पता है कि हाँ बिज़नेस को कैसे रन करना है, और अप्स एंड डाउन्स एंड लॉस एंड प्रॉफिट ये तो होता ही रहता है। तो आई थिंक उससे आपको कैसे टैकल करना है वो आपको आना आने वाले है। 10 साल में हम अस्मा गुलज़ार को कहाँ देखेंगे? जी, वैसे तो मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जी। बहुत कुछ अभी भी लाइफ़ में करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह करूँगी। हुँ। बस अल्लाह मुझे सेहत अल्लाह ने दी है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड अल्लाह मुझे ऐसे ही नवाज़ता रहे, और इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट करती रहूँगी। थैंक यू सो मच अस्मा। अ, मैं पहले एपिसोड में यही चाह रहा था कि अस्मा की ज़िंदगी को जानने की कोशिश करें। अ, हर इंसान के अंदर एक स्टोरी होती है जो आपको इंस्पायर करती है। फ़ैशन की बात हमने कम की है इनसे। नेक्स्ट एपिसोड में हम फ़ैशन की बात भी करेंगे और शायद वो मैं ना कर पाऊँ। उसके लिए मुझे कोई किसी और की ज़रूरत पड़ेगी जो आपसे फ़ैशन पे सवाल कर सके। सो इस एपिसोड में मेरा मकसद सिर्फ़ ये था कि मैं आपकी वो जर्नी बता सकूँ मुख्तसर में, और उस जर्नी के साथ वो कमिटमेंट आपका, वो लगन आपकी जो अ, किसी को भी इंस्पायर कर सकता है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अरे इसमें तो बड़ा मुश्किल है, कौन करे ये सब। अ, मैं उन लड़कियों को कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ ठान लिया, दुनिया की कोई ताकत, आप कहते हैं ना पैट्रियार्कल सोसाइटी है, कोई सोसाइटी आपको नहीं रोक सकती। आप उस मुल्क में रहती हैं जहाँ देवियों की तरह आपको पूजा जाता है। बट आपको अपने टैलेंट को पहचानना है और उस कमिटमेंट के साथ आपको बस आगे बढ़ना है, और हमारे हर घर में एक अस्मा गुलज़ार होंगी, मेरी ऐसी दुआ है। और बहुत-बहुत शुक्रिया अस्मा आपका। जी, अगले एक शेर एपिसोड और में मैं चलते-चलते कहना जी, चाहती हूँ। प्लीज़। गिरते हैं शहसवार वॉरियर, मैदान जंग में वो तिफ़्ल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बिल्कुल। थैंक यू। तो ये हमारी शहसवार हैं इस आज के एपिसोड की, आज के इस पॉडकास्ट की, और इनसे हम फ़ैशन पे आगे ही बात करेंगे। कुछ शोज़ हमारे साथ कर रही हैं अस्मा, हाँ, तो वो भी आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सलाम टीवी के साथ और देखते रहिए सलाम टीवी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।